आज की दुनिया में ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये 5 देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ काम कर रही हैं, उन्हें पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाली व्यवस्था माना जाता है। ब्रिक्स देशों का मानना है कि ये संस्थाएं अमीर और विकसित देशों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को नजरअंदाज किया जाता है। इस असंतोष के कारण ब्रिक्स देश और अन्य विकासशील राष्ट्र इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के ढांचे में बड़े सुधार किए जाएं। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का गठन 20वीं सदी के मध्य में किया गया था, जब पश्चिमी देश आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर थे। इन संस्थाओं के नियम और नीतियां भी उस समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थीं। लेकिन आज 21वीं सदी में आर्थिक परिदृश्य काफी बदल चुका है। ब्रिक्स देशों का तर्क है कि आईएमएफ का कोटा स्ट्रक्चर विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देता। कोटा प्रणाली के तहत किसी देश के आर्थिक योगदान के आधार पर उसके निर्णय लेने के अधिकार तय किए जाते हैं। चूंकि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो चुकी है, उनका मानना है कि उन्हें निर्णय लेने में अधिक अधिकार मिलने चाहिए। वीटीओ के संदर्भ में विवाद समाधान प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की मांग की जा रही है, ताकि विकासशील देशों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सके। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के साथ ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील राष्ट्रों का असंतोष इसलिए भी है क्योंकि आईएमएफ की नीतियों का असर अक्सर विकासशील देशों की आम जनता पर गंभीर और नकारात्मक होता है। उदाहरण के तौर पर मिस्र की सरकार ने आईएमएफ के दबाव में सब्सिडी में कटौती की। रोटी, चीनी, चावल और तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अचानक बढ़ गईं। इस फैसले ने मिस्र के शहरों काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और स्वेज में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। इन विरोधों में सरकारी इमारतों और होटलों पर हमले हुए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार को सेना तैनात करनी पड़ी। हालांकि इसके बावजूद लगभग 80 लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए। इस घटना के बाद सरकार को सब्सिडी बहाल करनी पड़ी, लेकिन यह घटना आईएमएफ की शर्तों के सामाजिक प्रभाव को उजागर करती है। ब्राजील की कहानी भी इसी तरह की है। 1998 में ब्राजील ने आईएमएफ से 41.5 अरब डॉलर का पैकेज लिया। इसके बदले आईएमएफ ने ब्राजील पर कठोर आर्थिक सुधारों और सार्वजनिक खर्चों में कटौती की शर्तें लगाईं। इन सुधारों का नतीजा यह हुआ कि ब्राजील में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता गिर गई। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों ने ब्राजील की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद की। 2005 में ब्राजील ने आईएमएफ का कर्ज चुकाकर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आर्थिक स्थिरता को हासिल करने के लिए जनता के कल्याण की बलि देना उचित था? 1981 में मोरक्को की सरकार ने आईएमएफ की सिफारिश पर खाद्य पदार्थों की सब्सिडी में कटौती की। इसके परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तुओं जैसे आटा, चीनी और तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इससे कैसाब्लांका शहर में बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो गए। सेना को स्थिति को संभालने के लिए तैनात करना पड़ा, लेकिन इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने दिखाया कि आर्थिक सुधार लागू करते समय सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना कितना महत्वपूर्ण है। नाइजीरिया ने 1986 में आईएमएफ के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम एसएपी को अपनाया। इस कार्यक्रम के तहत नाइजीरिया ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया और सब्सिडी हटाने जैसे कदम उठाए। इसका परिणाम यह हुआ कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। जनता ने एसएपी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और एसएपी मस्ट गो जैसे नारे लगाए। यह घटना दिखाती है कि आईएमएफ की नीतियां लागू करते समय उनके दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। वेनेजुएला में भी 1989 में आईएमएफ के दबाव में कई कठोर आर्थिक सुधार किए गए।
इन सुधारों में ईंधन की कीमतों में वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ाना शामिल था। इस फैसले से देशव्यापी दंगे भड़क उठे, जिन्हें एल काराकाजो के नाम से जाना जाता है। सेना की कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस घटना ने वेनेजुएला की राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब IMF और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। इन देशों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अमीर देशों के हितों को प्राथमिकता देती है और विकासशील देशों की आवाज को दबा देती है। इस असंतुलन को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों ने एकजुट होकर अपनी रणनीति बनाई है। ब्रिक्स देश लंबे समय से कोटा सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कोटा सिस्टम का मतलब है कि देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से वोटिंग अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन आज जब ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभा रही है, उन्हें उतने अधिकार नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए। इस असंतुलन को सुधारने के लिए ब्रिक्स देश हर बड़े मंच पर अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। इसके अलावा ये देश विकसित देशों द्वारा लगाए गए अनुचित व्यापार प्रतिबंधों का भी कड़ा विरोध कर रहे हैं, जो अक्सर विकासशील देशों के व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्रिक्स देशों ने इन सुधारों को लागू करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने अपनी खुद की न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाई है, जो विकासशील देशों को फंडिंग देने का एक वैकल्पिक स्रोत है। इसके साथ ही ये देश आपसी व्यापार में डॉलर की बजाय अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इन सभी कदमों का उद्देश्य एक नई आर्थिक व्यवस्था तैयार करना है, जहां विकासशील देशों को भी समान अवसर और अधिकार मिले। ब्रिक्स का यह प्रयास न केवल इन देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है। हाल ही में तुर्की के व्यापार मंत्री ने घोषणा की कि तुर्की को ब्रिक्स समूह में साझेदार बनने की उम्मीद है। इस बयान से तुर्की की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का संकेत मिलता है और यह दर्शाता है कि तुर्की ब्रिक्स के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। तुर्की हमेशा से पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच एक अहम सेतु बना रहा है और अब ब्रिक्स का हिस्सा बनने की उम्मीद के साथ वह अपनी वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की का यह कदम इसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बनाने का इरादा दर्शाता है। यदि तुर्की को ब्रिक्स में साझेदार का दर्जा मिलता है, तो इससे उसे विकासशील देशों के साथ मजबूती से जुड़ने का मौका मिलेगा। इससे न केवल तुर्की की अर्थव्यवस्था को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। ब्रिक्स का हिस्सा बनने से तुर्की को वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को और अधिक प्रभावी तरीके से रखने का अवसर मिलेगा। यह कदम ब्रिक्स के प्रभाव को और बढ़ाने में भी मदद करेगा, जिससे समूह की सामूहिक शक्ति और विविधता में इजाफा होगा। इस पहल के माध्यम से तुर्की वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव लाने और विकासशील देशों के साथ मजबूत सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित कर रहा है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि IMF की नीतियां लागू करने से विकासशील देशों में आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। ब्रिक्स और अन्य विकासशील राष्ट्रों का कहना है कि एक नई संतुलित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो उनकी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखे। विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे आर्थिक सुधार लागू करते समय अपने समाज के कल्याण और स्थिरता को प्राथमिकता दें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।